लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक। जैसे अभी हमने पढ़ा कि राउंड टेबल कांग्रेस, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था तो बिजनेस ग्रुप में मतलब राउंड टेबल कांग्रेस फेलियर हो गया था, तो जो बिजनेस ग्रुप था वो नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली एंथुसियास्टिक नहीं रह गया था। अब वो बिजनेस ग्रुप को उसमें उत्साह नहीं रह गया था। दे वर एप्रीहेंसिव ऑफ द spread of militant activities and worried about prolonged disruption of business, as well as the growing influence of socialism amongst the younger member of the Congress. Amongst the younger member of the Congress. अब क्या हुआ कि उन्हें उग्र गतिविधियों का भय था, ठीक है, उन्हें क्या था, मिलिटेंट एक्टिविटीज़ का डर था, और वरीड अबाउट प्रोलॉन्ग, और वे लंबी अशांति की आशंका थी। क्या हुआ था कि वो वरीड भी कर रहे थे, प्रोलॉन्ग मतलब डिसरप्शन ऑफ बिजनेस कभी भी हो सकता था, शांति भंग कभी भी हो सकती थी, और एज वेल एज जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म हुआ था हमारे यंगर मेंबर्स ऑफ दी कांग्रेस पे, ठीक है, जो मतलब यंगर मेंबर जो कांग्रेस के थे सोशलिज्म के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे। सोशलिज्म के जो बढ़ता प्रभाव था उससे वो लोग क्या थे, डरे हुए थे, एंड उससे वो लोग डरे हुए थे। एंड द इंडस्ट्रियल working class did not participate in the civil disobedience movement in large number except in the Nagpur region. जो इंडस्ट्रियल वर्किंग का क्लास थी उसने पार्टिसिपेट नहीं किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, लार्ज नंबर में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। एंड मतलब सिर्फ नागपुर रीजन में ही लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और कहीं पे भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। एंड एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस, एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस के क्लोजर आ रही थी, वर्कर्स स्टे अलूज, ठीक है, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस के करीब आ रही थी, जो लेबर थे वो कांग्रेस से मतलब स्टे अलू मतलब छिटकने लगे थे, दूर होने लग गए थे। बट इन स्पाइट ऑफ दैट सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। बट इसके अलावा फिर भी कुछ वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। इसके अलावा कुछ वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। एंड selectively adopting some of the ideas of the Gandhian program. सेलेक्टिवली उन लोगों ने अडॉप्ट किया था कुछ गांधी के प्रोग्राम्स को, कुछ आइडियाज़ को उन लोगों ने अडॉप्ट किया था। जैसे कौन से आइडियाज़ उन लोगों ने अडॉप्ट किया था, जैसे फॉरेन गुड्स का बाइकआउट कर देना, फॉरेन गुड्स का बाइकआउट कर देना एज पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट अगेंस्ट लो वेजेस। और उन्होंने कहा कि हमारा जो मतलब मूवमेंट हो, हमारा खुद का एक मूवमेंट आंदोलन हो जिसमें क्या मतलब हम लोग लो वेजेस के खिलाफ बोले और पुअर वर्किंग कंडीशन के खिलाफ भी हमें बोलना चाहिए, ठीक है। हमें गांधी जी के आइडिया से वो चीज़ें करनी चाहिए, जैसे फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया, हम मतलब अपनी वर्किंग कंडीशन को सुधरवाएं और हमारी जो हमें जो लो वेजेस मिल रहे हैं उसके लिए भी हम डिमांड रखें, बात करें। उन सब ने कांग्रेस की लड़ाई या उन सब ने मतलब अपनी लड़ाई भी इसमें जोड़ ली थी। एंड देयर आर स्ट्राइक्स बाय रेलवे वर्कर्स। अब रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया 1930 में, और जो डॉक वर्कर्स थे उन्होंने भी क्या किया, स्ट्राइक कर दिया 1932 में, ठीक है, जो डॉक पे वर्कर थे। और इन 1930 thousands of workers in छोटा नागपुर, और 1930 में thousands of workers जो छोटा नागपुर 10 माइल्स में थे, वह गांधी जी सब ने क्या किया, छोटा नागपुर जो 10 माइल्स में काम करते थे उन्होंने गांधी जी की कैप पहन ली और पार्टिसिपेट किया प्रोटेस्ट रैलीज में और बाइकआउट किया कैंपेन में, उन्होंने बाइकआउट करके लोगों को समझाया, ठीक है।
फिर भी बट द कांग्रेस वॉज रेलिक्वेंट टू इंक्लूड वर्कर, लेकिन कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांग को सहमति करने से हिचकिचा रही थी। लेकिन जो कांग्रेस थी वो अभी भी रेलिक्वेंट हिचकिचा रही थी वर्कर्स की डिमांड को लेकर, क्योंकि जो वर्कर्स हैं उन लोगों ने अपनी खुद की डिमांड भी बना ली थी एज अ पार्ट ऑफ इस प्रोग्राम। ये जो आज़ादी का प्रोग्राम था उसमें उन्होंने कुछ डिमांड्स अपनी भी रख दी थी। एंड it felt that this would alienate industrialists and divide the anti-imperial forces। और क्या हुआ, it felt that ये क्या हुआ कि कांग्रेस को लगता था कि इससे जो इंडस्ट्रियल मूवमेंट से दूर चले जाएंगे, और कांग्रेस को क्या लगता था कि जो इंडस्ट्रियल मूवमेंट है उससे हम लोग दूर हो जाएंगे और डिवाइड दी एंटी इंपीरियल फोर्सेस। और क्या होगा, एंटी इंपीरियल फोर्सेस में फूट पड़ जाएगी, एंटी इंपीरियल फोर्सेस में क्या होगा, फूट पड़ जाएगी, एंड फूट पड़ जाएगी। दैट इज another important feature of civil disobedience movement was the large scale participation of women। और जो another feature था civil disobedience movement का वो क्या था, large scale में women's ने participate किया था। large scale में women's ने इसमें participate किया था। and during Gandhiji's salt march, thousands of women came out of their home to listen to him। और जो गांधी जी ने जब वो सॉल्ट मार्च कर रहे थे तो थाउजेंड्स ऑफ वुमेन आती थी उनकी बातों को सुनकर। थाउजेंड्स ऑफ वुमेन आती थी, अपने घरों से निकलती थी सिर्फ उनकी बातों को सुनने के लिए, उनकी बातें, गांधी जी की बात को सुनने के लिए। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था प्रोटेस्ट मार्च में, और उन्होंने भी मैन्युफैक्चर किया सॉल्ट को, उन लोगों ने भी मैन्युफैक्चर किया सॉल्ट को, एंड उन लोगों ने भी मैन्युफैक्चर किया सॉल्ट को, एंड पिक्टेड फॉरेन क्लोथ, जहाँ पे भी फॉरेन क्लोथ मिल रहे थे वहाँ पे वो लोग भी पिक्टेड खड़ी हो जाती थी उस शॉप के गेट पर, और लिक्विड शॉप के भी गेट पे वो लोग खड़ी हो जाती। मैनी वेंट टू जेल, उनमें से कई तो जेल गई। मैनी वेंट टू जेल, उनमें से कई औरतें जेल गई। और इन अर्बन एरियाज में क्या हुआ था, दीज वुमेन वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिली। अर्बन एरियाज में ये जो वुमेन थी वो क्या थी, हाई कास्ट फैमिली से बिलोंग करती थी। ये जो वुमेन थी वो हाई कास्ट फैमिली से बिलोंग करती थी। और इन रूरल एरियाज दे केम फ्रॉम रिच पीसेंट हाउसहोल्ड, और रूरल एरियाज में क्या था, वो कहाँ से आई थी, वो रिच पीसेंट हाउसहोल्ड से बिलोंग करती थी, रिच पीसेंट हाउसहोल्ड से बिलोंग करती थी। और मतलब रिच पीसेंट, जो अमीर पीसेंट है उनके घरों से बिलोंग करती थी, ठीक है। एंड मूव्ड बाय गांधी जी's कॉल दे बिगेन टू सी सर्विस टू द नेशन एज अ सैक्रेड ड्यूटी ऑफ वुमेन। और मूव्ड बाय गांधी जी, और गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था। गांधी जी के पुकार के बाद जितनी भी औरतें थी उन्हें नेसेसरली मीन बाय रेडिकल चेंजेस इन द वे द पोजीशन ऑफ वुमेन वॉज विजुअलाइज्ड। अब उसके बाद क्या हुआ था, और लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब ये नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था, ठीक है। मतलब पब्लिक रोल में जो वुमेन बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी, इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी लाइफ मतलब रेडिकल चेंज आए उनकी पोजीशन में, ठीक है। कोई रेडिकल चेंज लगे उनकी पोजीशन में। एंड पार्टिसिपेट करने का मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि आपकी लाइफ में भी चेंजेस आ जाए, कुछ रेडिकल चेंजेस आ जाए। एंड
that is Gandhiji was convinced that it was the duty of women to look after home and here be good mothers and good boys. और गांधी जी कन्विंस थे, वो क्या कहते थे, उनका मानना था कि जो औरतें, उनकी ड्यूटी है घर को चलाना, ठीक है, उनकी ड्यूटी क्या है, होम को, घर को चलाना, एंड हर मतलब चूल्हा चौका संभालना, घर का काम करना, चूल्हा चौका संभालना, और बी मतलब गुड मदर बनना और गुड वाइफ बनना। गांधी जी का ये मानना था। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वॉज रेलिकेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजिशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और क्या हुआ, जो इसीलिए लंबे समय तक जो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन ने किसी भी इम्पोर्टेंट पोजीशन पर औरतों को जगह देने से हिचकिचाती थी, मतलब रेलिवेंट होती थी, जगह देने से हिचकिचाती थी। एंड इट वॉज कीन ओनली ऑन देयर सिम्बॉलिक प्रेजेंस, और इट वॉज कीन ओनली ऑन देयर मोबिलाइज प्रेजेंस। कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी, ठीक है। इट वॉज कीन ओनली मतलब उनकी मोबिलाइज प्रेजेंस में, सिंबॉलिक प्रेजेंस में ही कांग्रेस को दिलचस्पी थी। एंड आर थर्ड टॉपिक, दैट इज द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। द लिमिट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस 3 and first look at the figure 9. First complete figure 9, that is women join nationalist procession. वुमेन ने ज्वाइन किया था नेशनलिस्ट प्रोसेशन को, ठीक है, जुलूसों को। एंड ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट मैनी वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ, ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट के दौरान क्या हुआ था, बहुत सारी औरतें जो फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा था अपनी ज़िंदगी में पहली बार घर से निकलकर मूव्ड आउट देयर होम्स ऑन अ पब्लिक अरेना, मतलब फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ ऐसा हुआ था जब वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार घर से बाहर कदम रख रही थी और पब्लिक अरेना में आ रही थी, पहली बार घर से बाहर कदम रख रही थी और पब्लिक अरेना में एंट्री कर रही थी। Amongst the marchers you can see many old children and mothers with children in their arms। देखो इस पिक्चर में आपने अपने बच्चों को गोद में लिए बहुत सारी ज़्यादा उम्र वाली औरतें और माओं को भी जुलूस में देख सकते हैं, ठीक है। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि कई जो मार्चर्स औरतें थी बहुत ओल्ड थी और कई लोगों ने अपने बच्चों को आर्म्स में पकड़ के रखा था, लेकिन फिर भी वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। एंड some important dates are there, that is some important dates। कौन कौन सी डेट दी गई हैं, पहला क्या है, some important date 1918 to 1919। 1918 to 1919 में क्या हुआ था कि डिस्ट्रेस्ड यूपी पीसेंट्स ऑर्गेनाइज बाय बाबा रामचंद्र, ठीक है, बाबा रामचंद्र। 1918 to 1919 में क्या हुआ था कि बाबा रामचंद्र ने उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित करते ही, बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश के किसानों को ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड अप्रैल 1919 में क्या हुआ था, गांधीयन हड़ताल अगेंस्ट रॉलैंड एक्ट, जलियांवाला बाग मास्टर। अप्रैल में क्या हुआ था, जो गांधी जी का हड़ताल हुआ था अगेंस्ट रॉलैंड एक्ट का, ठीक है, रॉलैंड एक्ट का गांधीयन ने हड़ताल किया था और जलियांवाला बाग में
जलियांवाला बाग का मतलब मैसकर क्या था, जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था ये अप्रैल 19 में हुआ था, अप्रैल 1919 में। और जनवरी 1921 में नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया था जनवरी 1921 में। और फरवरी 1922 को चौरा चौरी गांधी विड्रॉज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और 1922 को क्या हुआ था, गांधी जी को विड्रॉज करना पड़ा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चौरा चौरी। और मई 1924 को क्या हुआ था, मई 1924 को अल्लूरी सीताराम राजू की क्या हुआ था, अल्लूरी सीताराम राजू अरेस्ट हो गए थे और एंडिंग अ 2 ईयर आर्म ट्राइबल स्ट्रगल, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था और दो साल तक चला आ रहा था हथियारबंद आदिवासी संघर्ष समाप्त हो गया था। क्या हुआ था, अल्लूरी सीताराम राजू को गिरफ्तार कर लिया था और एंडिंग अ 2 ईयर आर्म ट्राइबल स्ट्रगल चलता हुआ आ रहा था। दिसंबर 1929 को लाहौर कांग्रेस एडॉप्ट द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। लाहौर कांग्रेस थी और कांग्रेस ने क्या किया था, और पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लेती है। एंड 1930 को क्या हुआ था, दैट इज 1930 को अंबेडकर स्टैब्लिशेस डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की थी। एंड मार्च 1930 को गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया और उन्होंने ही सॉल्ट लॉ को मतलब ब्रेक किया था, सॉल्ट लॉ एट दांडी में। एंड मार्च 1931 में क्या हुआ था, गांधी जी एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी ने एंड किया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को। एंड दिसंबर 1931 को क्या हुआ था, दिसंबर 1931 को सेकेंड राउंड टेबल कांग्रेस हुआ था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। और 1932 को भी सिविल डिसओबीडियंस रीलॉन्च किया गया था। जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था उसको दोबारा से लॉन्च किया था गांधी जी ने हिचकिचाते हुए। Then our 3.3, that is the limits of civil disobedience movement. 3.3, the limits of civil disobedience movement. Not all social groups were moved by the abstract concept of Swaraj. One such group was the nation's untouchable, who from around the 1930s had begun to call themselves Dalit or oppressed. Not all social groups were moved by the abstract concept of Swaraj. सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त, ठीक है, मतलब सारे ग्रुप्स मूव मतलब जितने भी ग्रुप्स थे वो ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए थे स्वराज से, ठीक है। नॉट ऑल सोशल ग्रुप वो मूव्ड बाय द, ये जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट था स्वराज का उससे वो लोग ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए थे। और वन सच ग्रुप, और उनमें से एक ग्रुप था हमारे नेशन का, नेशन अनटचेबल ग्रुप, ठीक है। उनमें से एक ग्रुप क्या था, हमारे नेशन का अनटचेबल ग्रुप था, अनटचेबल ग्रुप था। और who from around the 1930s had begun to call themselves Dalit or oppressed. वे 1930 के बाद से खुद को दलित या ऑप्रेस कहने लग गए थे, खुद को दलित या ऑप्रेस कहने लग गए थे। And that for long the Congress had ignored the Dalit. For long मतलब बहुत समय तक, बहुत लंबे टाइम तक कांग्रेस ने दलित को इग्नोर किया। फॉर फियरिंग ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज,
और द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदू। उन्होंने कई समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो कांग्रेस थी वो क्या थी, वो कांग्रेस एक डरी हुई, मतलब एक कंजर्वेटिव थी, वो एक डरी हुई थी हाई कास्ट हिंदू से। वो क्या थी, वो एक सनातनी थी, आप कह सकते हो दैट इज रूढ़िवादी थी, और वो एक हाई कास्ट हिंदुओं से डरी हुई थी, कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदुओं से डरी हुई थी। क्योंकि पहले की मान्यता थी जो हाई कास्ट के लोग होते थे वो लो कास्ट के लोगों को मान्यता नहीं देते थे, लो कास्ट के लोगों को क्या करते थे, मान्यता नहीं देते थे या उनको अछूत मानते थे। But Mahatma Gandhi declared that Swaraj would not come for 100 years if untouchability was not eliminated। और महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया स्वराज हमें 100 सालों तक भी नहीं मिलेगा अगर हम ये जो अनटचबिलिटी को एलिमिनेट नहीं करेंगे। अगर हम अनटचबिलिटी को ख़त्म नहीं करेंगे तो हमें 100 सालों तक भी आज़ादी नहीं मिल सकती, हमें 100 सालों तक भी क्या नहीं मिल सकती, आज़ादी नहीं मिल सकती। And that is, he called the untouchables Harijan or the children of God। अब he called the, उन्होंने अनटचेबल को हरिजन या चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहा, मतलब ईश्वर की संतान बताया। उन्होंने अनटचेबल को हरिजन कहा और चिल्ड्रन ऑफ गॉड मतलब भगवान ईश्वर की संतान बताया, ईश्वर की संतान बताया। और ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेम्पल। उन्होंने ऑर्गेनाइज किया सत्याग्रह को, मतलब सिक्योर करने के लिए ऑर्गेनाइज उन्होंने सत्याग्रह किया कि वो सिक्योर कर पाए हरिजनों को टेम्पल में एंट्री दिलवा पाए, ठीक है, हरिजनों को टेम्पल में एंट्री दिलवा पाए। एंड एसेस टू पब्लिक वेल्थ, वो पब्लिक वेल्थ का जो हरिजन है उसका इस्तेमाल कर पाए, टैंक्स का इस्तेमाल कर पाए, रोड्स का इस्तेमाल कर पाए, स्कूल जा पाए, इसके लिए उन्होंने मूवमेंट चलाया, ठीक है, सत्याग्रह किया। ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट टू डिग्निटी द वर्क ऑफ द भंगी द स्वीपर एंड परसुएडेड अपर कास्ट टू टेन देयर हर्ट एंड गिव अप द सिन ऑफ अनटचबिलिटी। ही हिमसेल्फ क्लीन, और उन्होंने खुद टॉयलेट को क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। डिग्निटी द वर्क ऑफ भंगी, और मतलब उन्होंने खुद टॉयलेट को साफ करना स्टार्ट कर दिया, जिसे मतलब वो डिग्निटी ऑफ द वर्क, जो भंगी लोग काम करते थे उनकी प्रतिष्ठा को, उनकी डिग्निटी को लौटाने के लिए उन्होंने खुद टॉयलेट साफ करना स्टार्ट कर दिया। और भंगी मतलब स्वीपर। और परसुएडेड अपर कास्ट, और उन्होंने अपर कास्ट को का आह्वान किया, दैट इज उनसे कहा कि आप अपने हर्ट को चेंज करिए और गिव अप दी सिन ऑफ अनटचबिलिटी, आप अपने हर्ट को चेंज करिए और ये जो द साइन ऑफ अनटचबिलिटी है, मतलब ये जो पाप है अनटचबिलिटी का, उसको दान कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, उसको ख़त्म कर दीजिए। एंड but many Dalit leaders were keen on a different political solution to the problems of the community। but many Dalit leaders, लेकिन बहुत सारे दलित लीडर्स ने अपनी कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को अलग, अपनी कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। दलित लीडर्स ने क्या किया, उन्होंने डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशंस को ढूंढना स्टार्ट कर दिया था प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी की, ठीक है, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी। एंड दे बिगेन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ, दे बिगेन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ, लेकिन
वे खुद को ऑर्गेनाइज करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, संगठित करने लग गए थे वे लोग खुद को, और डिमांडिंग रिजर्व सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और उन लोगों ने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया कि उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्व सीट दी जाए, उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या दिया जाए, रिजर्व सीट दी जाए, एंड separate electorate that would choose Dalit members for legislative council, और उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट एरिया की भी बात की ताकि वे लेजिस्लेटिव काउंसलिंग के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। उन्होंने कहा कि उन्हें उन्होंने क्या कहा कि उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए जिससे कि वहाँ से वो सिर्फ दलित मेंबर्स ही खड़े हो पाए जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट करें, जिनको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुनकर भेज सके। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, दे बिलीव, वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पे बिलीव करते थे, ठीक है, दे बिलीव, एंड वुड रिवॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटी, रिजॉल्व, और वो चाहते, वो पॉलिटिकल एम्पावर पे बिलीव करते थे और वो मानते थे कि पॉलिटिकल एम्पावर में आने से उनकी जो प्रॉब्लम्स है, जो सोशल डिसेबिलिटीज़ है, वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी, उनकी जो प्रॉब्लम्स है सोशल डिसेबिलिटीज़ की वो पूरी तरह से क्या होगी, सॉल्व हो जाएगी। एंड Dalit participation in the civil disobedience movement was therefore limited, और जो दलित पार्टिसिपेशन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उनका therefore लिमिटेड में था, ठीक है, काफ़ी सीमित में उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, पर्टिकुलरली इन द महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन वेयर देयर ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, और पर्टिकुलरली क्या था कि महाराष्ट्र में और नागपुर रीजन में ही ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी मजबूत थे। महाराष्ट्र और नागपुर एरिया में ये बात खास तौर से दिखाई देती थी जहाँ उनके ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी मजबूत थे, जहाँ उनके ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी मजबूत थे। एंड डॉक्टर B.R. Ambedkar, Dr. B.R. Ambedkar, who organized the Dalits into the Depressed Classes Association in 1930, clashed with Mahatma Gandhi at the Second Round Table Conference by demanding separate electorates for Dalits. Separate electorates for Dalits. क्या हुआ, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज दी दलित, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दलितों को डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में क्या किया, ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, B.R. अम्बेडकर ने ऑर्गेनाइज किया था दलितों को किस में, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930 में, ठीक है। क्लैश, ये महात्मा गांधी से क्लैश किया, इनका व्यू क्या हुआ, महात्मा गांधी से क्या क्लैश कर गया, कहाँ पे, जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी इन लंदन, तो ये जो डिमांड उन्होंने B.R. अम्बेडकर ने की थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित, उनकी क्या डिमांड थी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित की उन्होंने डिमांड की थी। और इससे क्या हुआ था, क्लैशेस हुए थे, महात्मा गांधी से बहुत बहस हुई थी उनकी। When the British government conceded Ambedkar's demand, गांधी जी began a fast unto death, और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने B.R. अम्बेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए, गांधी जी फास्ट पे बैठ गए और unto death तक। He believed that separate electorates for Dalit would slow down the process of their integration into society. उनका मानना था कि दलितों के लिए अगर हम
सेपरेट इलेक्ट्रोड की व्यवस्था करेंगे। मतलब अगर दलितों के लिए हम सेपरेट इलेक्ट्रोड को करेंगे तो ये क्या होगा कि वो समाज में उनके एकीकरण के प्रति धीमी पड़ जाएगी। आप कह सकते हो कि उनका मानना था कि सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फॉर डिमांड, ये जो डिमांड हो रही है सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फॉर जो दलित है वो क्या होगा, स्लो डाउन कर देगा हमारे प्रोसेस को, हमारे इन देयर इंटीग्रेशन, उनके इंटीग्रेशन को स्लो डाउन कर देगा सोसाइटी में, उनके एकीकरण को स्लो डाउन कर देगा उस सोसाइटी में। ठीक है मतलब उनको एक अलग कर देगा। और क्या हुआ, अंबेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी's पोजीशन and the result was the Pune Pact of September 1932। और बी आर अम्बेडकर ने आखिरकार गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर, पूना एग्रीमेंट पे, पूना पैक्ट पर साइन कर दिया, पूना पैक्ट पर साइन कर दिया। एंड it gave the depressed classes later to be known as the scheduled caste। और it gave मतलब depressed class को, अब इसमें depressed class को क्या था, जिन्हें बाद में हम scheduled caste कहने लग गए थे, जिन्हें बाद में हम scheduled caste के नाम से जाना जाता है या जाना गया, को क्या किया था It gave the depressed class reserved seats in provincial and central legislative council, but they were to be voted in by the general electorate। देखो वह इस it gave the depressed, जो depressed थे, depressed classes को क्या किया, एक रिजर्व सीट दे दी गई थी प्रोविंशियल में और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग में, बट कहा गया कि जो वोट होगी, जो जनरल मतलब इलेक्ट जो वोट होगा वो जनरली वोट होगा। ठीक है, जो वोट किया जाएगा वो जनरली वोट किया जाएगा। इसके लिए उन्हें अलग से इलेक्ट्रोड एरिया नहीं दिया जाएगा, जिसकी बी आर अम्बेडकर यह सब लोग मांग कर रहे थे। That is the Dalit movement, however, continued to be apprehensive of the Congress-led national movement। और क्या हुआ था, दो दलित थे फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से ही देखता रहा। लेकिन क्या हुआ, जो दलित मूवमेंट था however continue to be the apprehensive of the Congress national movement। ठीक है, जो दलित थे, जो कांग्रेस नेशनल मूवमेंट चल रहा था उसको वो लोग, जो कंटिन्यू था कांग्रेस नेशनल मूवमेंट, उसको अभी भी वो लोग क्या देख रहे थे, शंका की दृष्टि, एप्रीहेंसिव, कंटिन्यू टू बी एप्रीहेंसिव, शंका की दृष्टि से देख रहे थे, उसमें जुड़ने से देख रहे थे, शंका की दृष्टि से वो लोग उस पर ध्यान दे रहे थे। Some of the Muslim political organizations in India were also lukewarm in their response to the civil disobedience movement। और जो some of the Muslim थी, जो some of the Muslim political organization था इंडिया में, were also lukewarm in their response to the civil disobedience movement। और भारत में कुछ मुस्लिम political organization ने भी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में कोई खास उत्साह नहीं दिखाया, उनका भी रिस्पॉन्स लूकवर्म था, बहुत कम रिस्पॉन्स था, बहुत ढीला ढाला सा रिस्पॉन्स था, दैट इज लूकवर्म। After the decline of the non-cooperation Khilafat movement, a large section of Muslims felt alienated from the Congress। और after the decline of the non-cooperation Khilafat movement, और non-cooperation Khilafat movement के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा। ठीक है, जैसे ही डिक्लाइन हुआ हमारा नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट और लार्ज सेक्शन ऑफ जो मुस्लिम था वो अपने आप को कांग्रेस से अलग,
कांग्रेस से अलग, कांग्रेस से उसे अपने मतलब उसको महसूस होने लगा कि वो कांग्रेस से अब अलग अलग सा हो गया है, उसे महसूस होने लगा कि अब वो कांग्रेस से क्या हुआ है, अलग अलग सा हो गया। एंड फ्रॉम द मिड 1920, मतलब मिड 1920s में क्या हुआ, द कांग्रेस केम टू बी मोर विजिबली एसोसिएटेड विद ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप लाइक द हिंदू महासभा। अब क्या हुआ था, फ्रॉम द मिड 1920 कांग्रेस केम, फ्रॉम द मिड 1920 कांग्रेस, हिंदू महासभा, कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के काफ़ी करीब दिखने लगी थी। अब क्या हुआ था, फ्रॉम द मिड 1920s में क्या हुआ था, जो कांग्रेस थी वो केम टू बी मोर विजिबली, वो केम मतलब कि बहुत मोर विजिबली एसोसिएट हो रही थी, ठीक है, किसके पास आ गई थी, विद ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप लाइक हिंदू महासभा के बहुत पास दिखने लग गई थी, हिंदू महासभा के बहुत पास दिखने लग गई थी। एंड as the relations between Hindu and Muslim were sent, each community organized religious processions with militant fervor, provoking Hindu-Muslim communal clashes and riots in various cities. Every riot depended the distance between the two communities. Every riot making distance between the two communities. And अब क्या हुआ था, जैसे जैसे हिंदी मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों कम्युनिटी उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लग गए थे। आप कह सकते हो एज रिलेशन बिटवीन हिंदू और मुस्लिम की रिलेशन वर्सन हो गए थे, बहुत खराब हो गए थे, और हर कम्युनिटी अपने रिलीजियस प्रोसेशन निकाल रही थी विथ मिलिटेंट फेवरेबल, और मतलब रिलीजियस कम्युनिटी दोनों जुलूस निकालने लग गए। इससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम संप्रदाय कम्युनिटी में टकराव व दंगे हुए, और हर दंगे के साथ दोनों कम्युनिटी के बीच फासला बढ़ता रहा, ठीक है। बहुत सारे इन दोनों के बीच में क्लैशेस हो गए, रॉयट्स हो गए, दंगे हो गए, एक दूसरे को प्रोवोक करने लग गए, और एवरी रॉयट, जितने भी रॉयट्स होते थे, दंगे होते थे, उन दोनों के डिस्टेंसों को, दोनों कम्युनिटी के डिस्टेंसेस को, हिंदू मुस्लिम के डिस्टेंसों को क्या हो रहा था, वो लोग बढ़ा रहे थे। हिंदू मुस्लिम के डिस्टेंसों को क्या किया जा रहा था, वो लोग बढ़ाते जा रहे थे। एंड the Congress and the Muslim League made effort to renegotiate an alliance, and in 1927 it appeared that such a unity could be forged। देखो, जो कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग था, उसने, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक एफर्ट किया कि वो रीनेगोशिएट एक अलायंस करे, और रीनेगोशिएट अलायंस करें। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया, अलायंस का प्रयास किया, और 1927 में ऐसा लगा कि अब एकता स्थापित ही हो जाएगी। 1927 में लगा कि यूनिटी आ ही जाएगी, यूनिटी क्या होगी, आ ही जाएगी। दैट the important differences were over the question of representation in the future assembly that were to be elected, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मतभेद था भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल पर था। देखो, जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस था वह ओवर दी क्वेश्चन, जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस था वो क्वेश्चन पे था। कौन से? ओवर दी क्वेश्चंस पे था इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, दैट इज कि फ्यूचर असेंबलीज में दैट वर्ड कौन कौन लोग इलेक्टेड होंगे। फ्यूचर असेंबली के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि कौन कौन लोग इलेक्टिव होंगे, एंड दैट इज मोहम्मद अली। फिगर 10 में क्या दिया है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना आज़ाद एट शिवग्राम आश्रम, वर्धा,
1935। सेवाग्राम आश्रम वर्धा 1935 में, ये तीनों लोग। मोहम्मद अली, लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक, दैट इज Muhammad Ali Jinnah, one of the leaders of the Muslim League, was willingly to give up demand for separate electorates if Muslims were assured reserved seats in the Central Assembly and representation in proportion to population in the Muslim dominant provinces, Bengal and Punjab. अब मुस्लिम लीग के जो नेताओं में से एक थे, मुस्लिम लीग के जो नेताओं में से एक कौन से थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। और मोहम्मद अली जिन्ना क्या कह रहे थे? वह उनकी डिमांड क्या थी? उन्होंने क्या कहा कि अगर मुसलमानों को सेंट्रल असेंबली में रिजर्व सीट दी जाए, मुसलमानों को सेंट्रल असेंबली में रिजर्व सीट दी जाए और मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविनेंसेस दैट इज बंगाल एंड पंजाब में मुसलमानों को पॉपुलेशन टू प्रपोर्शन में रिप्रेजेंटेटिव दिया जाए, तो वो मुसलमानों के लिए पृथक इलेक्टोरेट की मांग को छोड़ने के लिए तैयार है। देखो, मोहम्मद अली जिन्ना वो वन ऑफ द लीडर, वो मुस्लिम लीग के लीडर थे। मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे? वो मुस्लिम लीग के लीडर थे और वॉज विलिंगली टू गिव अप द डिमांड, और उन्होंने विलिंगली गिव अप किया था, मतलब उन्होंने कहा था कि अगर हम अपनी सेपरेट इलेक्ट्रोड की मांग को, सेपरेट इलेक्ट्रोड की डिमांड को हम छोड़ देंगे अगर आप मुस्लिम को एश्योर्ड करें, आप रिजर्व सीट दें सेंट्रल असेंबली में और रिप्रेजेंटेशन इन प्रपोर्शन टू पॉपुलेशन, रिप्रेजेंटेशन इन प्रपोर्शन टू पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में आप मुस्लिम डोमिनेंट प्रोविनेंस बंगाल और पंजाब में उन्हें मतलब रिप्रेजेंटेटिव दे, तो हम क्या करेंगे? सेपरेट इलेक्ट्रोड की मांग को छोड़ देंगे, सेपरेट इलेक्ट्रोड की मांग को छोड़ देंगे। दैट negotiations over the question of representation continue, but all hope of resolving the issue at the All Parties Conference in 1928. This appeared when M.R. Jayakar of Hindu Mahasabha strongly opposed efforts at compromise. अब क्या हुआ कि ये जो नेगोशिएशन, मतलब बहुत बात चली इस सवाल पे, ओवर द क्वेश्चन बहुत सारे नेगोशिएशंस हुए, बात हुई। क्वेश्चन कौन सा था? दैट इज रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यू, बट रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन पर बहुत ये बात बाहिसा चल रही थी, मतलब कि बहुत नेगोशिएशन इस बात पे, मतलब इस सवाल पे बहुत क्वेश्चंस उठ रहे थे। और 1928 में आयोजित किया गया ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा शुरू कर दी, जिससे इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। क्या हुआ? नेगोशिएट हो रहा था, इस क्वेश्चन पे काफ़ी बहस चल रही थी और रिप्रेजेंटेशन हमें कंटिन्यू हो रहे थे, बट ऑल हो मतलब कि जितनी भी इस प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन निकलने वाला था उसका क्या हुआ? जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 में मतलब डिसअपीयर्ड हो गई। क्या हुआ? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। जब M.R. जयकर जो हिंदू महासभा के थे, उन्होंने खुलेआम स्ट्रांगली अपोज करना एफर्ट्स को स्टार्ट कर दिया, कॉम्प्रोमाइज़ को स्टार्ट कर दिया, तो इसके कारण अब तो कोई चांस नहीं बन रहा था कि इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा।
इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा। एंड when the civil disobedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicion and distrust between community। और जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो देयर वाज एक एटमॉस्फेयर बन गया था उस समय मतलब कम्युनिटीज़ के बीच में एक, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उस टाइम कम्युनिटी के बीच में एक सस्पिशन और डिस्ट्रस्ट का माहौल बना हुआ था। सस्पिशन मतलब शक का और डिस्ट्रस्ट अविश्वास का मतलब माहौल बना हुआ था कम्युनिटीज़ के बीच में। और alienated from the Congress, large section of Muslims could not respond to the call for a united struggle। और कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। आप कह सकते हो कि एलिनेटेड, जो कांग्रेस से एलिनेटेड थे, अलग थे, लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाया था इस यूनाइटेड स्ट्रगल में, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाया इस यूनाइटेड स्ट्रगल में। एंड many Muslim leaders and intellectuals expressed their concern about the status of Muslims as a minority within India। और मुस्लिम लीडर और इंटेलेक्चुअल्स ने, जो मुस्लिम लीडर्स थे और इंटेलेक्चुअल जो बुद्धिजीवी थे, एक्सप्रेस देयर कंसर्न, उन लोगों ने कंसर्न दिखाया अबाउट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम, स्टेटस ऑफ मुस्लिम के लिए कंसर्न दिखाया कि वो इंडिया में माइनॉरिटी में हैं। ठीक है, मतलब कंसर्न दिखा रहे थे कि मुसलमान क्या है इंडिया में, मतलब मुसलमान इंडिया में क्या है, माइनॉरिटी में। दैट दे फियर दैट द कल्चर एंड द आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटीज वुड बी सबमर्ज्ड अंडर द डोमिनेशन ऑफ ए हिंदू मेजॉरिटी। और दे फियर दैट, उन्हें मतलब उनको डर था कि जो हिंदू मेजॉरिटी के, देखो उनको एक डर था जो कल्चर और जो आइडेंटिटी है मुसलमानों की, माइनॉरिटीज़ की जो कल्चर और आइडेंटिटी है वो क्या हो जाएगी, वुड बी समझ अंडर दी, वो दब जाएगी हिंदू मेजॉरिटी के सामने, वो अपनी पहचान खो देगी हिंदू मेजॉरिटी के सामने, वो अपना हक और अपनी पहचान को खो देगी। सोर्स डी, वो अपनी पहचान को खो देगी, दैट इज सोर्स डी। इन 1930 में क्या हुआ था, सर मोहम्मद इकबाल एज प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग reiterated the importance of separate electorates for the Muslims as an important safeguard for their minority political interest. His statement is supposed to have provided the intellectual justification for the Pakistan demand that came up in subsequent years. This is what he said. क्या हुआ था 1930 में, मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे सर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए, 1930 में सर मोहम्मद इकबाल जो प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया, अल्पसंख्यक राजनीतिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से पृथक निर्वाचन की ज़रूरत है। एक बार फिर दूर उन्होंने मुसलमान के लीग के वो प्रेसिडेंट थे और उन्होंने इम्पोर्टेंट मतलब उन्होंने
सेपरेट इलेक्ट्रोड की मांग को फिर से सेपरेट इलेक्ट्रोड की मांग पर फिर से उन्होंने जोर देना स्टार्ट कर दिया कि मुस्लिम हैज़ एन इम्पॉर्टेंट, मुस्लिम का एक सेफ गार्ड होना चाहिए क्योंकि वो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी पॉलिटिकल इंटरेस्ट में है, ठीक है। माइनॉरिटी पॉलिटिकल इंटरेस्ट की रक्षा के उद्देश्य से, रक्षा के सेफ गार्ड से उन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्ट्रोड की मांग करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, सेफ गार्ड के लिए। और his statement is supposed to have provided the intellectual as an important intellectual justification for the Pakistan demand that came up in subsequent years. अब क्या हुआ कि माना जाता है कि बाद के सालों में पाकिस्तान की डिमांड के लिए जो आवाज़ उठी थी उसका जो बौद्धिक मतलब जो माना जाता है कि his statement supposed to have provided the, इनके स्टेटमेंट ने ही प्रोवाइड किया था इंटेलेक्चुअल जस्टिफिकेशन के लिए कि पाकिस्तान की डिमांड उठी थी कुछ सालों में, इनके जस्टिफिकेशन की, इनके स्टेटमेंट के कारण ही पाकिस्तान की मांग उठ गई थी, एक अलग देश की मांग उठ गई थी। अब देखते हैं इन्होंने क्या कहा था। I have no hesitation. I have no hesitation in declaring that if the principle that the Indian Muslim is entitled to full and free development on the lines of his own culture and tradition in his own Indian homeland is recognized as the basis of permanent communal settlement, he will be ready to stake his all for the freedom of India, all for the freedom of India। अब देखो मुझे यह कहने में ज़रा सी भी हिचकिचाहट नहीं है कि अगर मुझे ये कहने में I have no hesitation in declaring that अगर if the principle that Hindu Muslim is entitled to free development, मतलब full and free development हो तो क्या हुआ, लाइन्स ऑफ हिज ओन कल्चर। उन्होंने कहा मुझे ये कहने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं है कि अगर हिंदू मुस्लिम एंटाइटल्ड हो उनके बंदोबस्त के तौर पर भारतीय मुसलमानों को उनके अपने भारतीय होमलैंड में अपनी संस्कृति और परंपरा के अकॉर्डिंग पूर्ण एवं फेयर विकास का अधिकार दिया जाए तो वो भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। उन्होंने यही डिक्लेयर किया जो इंडियन मुस्लिम इज एंटाइटल, इंडियन और मुस्लिम, इंडिया में क्या मुसलमानों को फुल और फ्री डेवलपमेंट दिया जाए तो उनको अपना कल्चर ट्रेडिशनल फॉलो करने दिया जाए तो वो अपनी इंडिया के लिए, अपने होमलैंड के लिए अपनी जान तक गंवाने को तैयार है। प्रत्येक समूह को अपने जान तक गंवाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। एंड the principle that each group is entitled to free development on its own line is not inspired by any feeling of narrow communalism। अब क्या था कि प्रत्येक समूह को, प्रत्येक ग्रुप को अपने तरीके से स्वतंत्र विकास का अधिकार है, मतलब वो उनको अधिकार है कि वो फ्री डेवलपमेंट अपना कर सके अपनी कम्युनिटी का। अ कम्युनिटी विच इज इंस्पायर्ड बाय फीलिंग्स of ill will towards other community is low and ignorant। और क्या हुआ था कि ये जो सिद्धांत किसी संकुचित सांप्रदायिकता की भावना से नहीं उपजा, ये जो कम्युनिटी है which is inspired by feeling of ill will towards other communities low and ignoble। I entertain the highest respect for the custom, laws, religious and social institutions of other community। Nay, it is my duty, according to the teachings of the Quran, even to defend their places of worship, if need be। Yet I love the communal group, which is the source of life,
and behavior, and which has formed me when I am by giving me its religion, its literature, its thought, its culture, and thereby its whole past as living operative factor in my present consciousness, in my present consciousness. उन्होंने कहा कि जो कम्युनिटी है अदर कम्युनिटी के प्रति दुर्भावना रखती है, वो नीच और अधम है, ठीक है। मतलब कभी भी किसी भी कम्युनिटी के प्रति आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो नीच जात के हैं या क्या है। और मैं अन्य समुदायों के रीति रिवाज, धर्मों को, सामाजिक संस्थाओं का आगा, और उन्होंने कहा कि मैं रेस्पेक्ट करता हूँ कस्टम्स को, लॉज को, रिलीजन्स को, सोशल इंस्टीट्यूशंस को, कि अदर कम्युनिटीज़ को, और ये मेरी ड्यूटी है ये मेरी ड्यूटी है कि मतलब कुरान की हिदायतों के अनुसार ये मेरी ड्यूटी है कि अगर ज़रूरत हो तो मैं अपने वर्शिप की भी रक्षा करूँगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप की भी रक्षा करने को तैयार हूँ। लेकिन मैं उस सांप्रदायिक समूह को प्रेम करता हूँ जो मेरे लिए जीवन और आचरण का समूह है। लेकिन मैं कम्युनल ग्रुप को, जो सोर्स ऑफ लाइफ और बिहेवियर है, मैं उनको बहुत ही प्यार करता हूँ। ठीक है। जिसने मुझे अपना धर्म, अपना साहित्य, अपने विचार, अपनी संस्कृति देकर मुझे ऐसा बनाया है, और इस प्रकार मेरी मौजूदा चेतना में अपने पूरे अतीत को एक सजीव कार्यात्मक तत्व के रूप में समा दिया। यू कैन से कि मैं कम्युनल ग्रुप से बहुत प्यार करता हूँ, जो कि सोर्स है लाइफ और बिहेवियर का, और जिसने मुझे फॉर्म किया। और व्हेन आई एम बाय गिविंग मी इट्स रिलीजन, उन्होंने रिलीजन, लिटरेचर, थॉट, कल्चर, देयरबाय मतलब होल पास्ट एज लिविंग ऑपरेटिव फैक्टर इन माय प्रेजेंट कॉन्शियसनेस। ठीक है, लिविंग कॉन्शियसनेस, इन लोगों ने मुझे ये सारी चीज़ें दी और मुझे ऐसा बनाया जिससे कि मैं अपने फ्यूचर प्रेजेंट कॉन्शियसनेस में जी पाऊँ और अपने फ्यूचर को बेटर कर पाऊँ। ये सब फैक्टर्स थे और कम्युनलिज्म इन इट हायर रिस्पेक्ट देन इज indispensable to the formation of a harmonious whole in a country like India. The units of Indian society are not territorial as in European countries. The principle of European democracy cannot be applied to India without recognizing the fact of communal groups. The Muslim demand for the creation of a Muslim India within India is therefore perfectly justified. ऐसे में अपने उचित कम्युनिज्म एक हायर रिस्पेक्ट देन इज indispensable to the formation of harmonious whole in the country like India. ऐसे में अपने हायर रिस्पेक्ट कम्युनलिज्म भारत जैसे देश के भीतर एक लहरात्मक समुच के निर्माण के लिए अपर्याप्त, आप कह सकते हो इंडेंसिबल फॉर्मेशन के लिए, हमारे हारमोनियस होल कंट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कम्युनलिज्म हायर रिस्पेक्ट। ठीक है, द यूनिट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी आर नॉट टेरिटोरियल एज इन यूरोपियन कंट्री। और जो हमारी इंडियन सोसाइटी है वो टेरिटोरियल में नहीं बटी हुई है जैसे कि हमारे मतलब कि यूरोपियन कंट्रीज बटी हुई हैं। और द प्रिंसिपल ऑफ यूरोपियन डेमोक्रेसी कैन नॉट बी अप्लाई टू इंडिया, और जो प्रिंसिपल थे यूरोपियन डेमोक्रेसी के वो इंडिया पे अप्लाई नहीं होते विदाउट रेगोनाइजिंग द फैक्ट ऑफ कम्युनल ग्रुप। और विदाउट रेगोनाइजिंग आप मतलब बिना रेगोनाइज किए कम्युनल ग्रुप्स को, बिना रेगोनाइज किए आप यूरोपियन डेमोक्रेसी को मतलब उसके प्रिंसिपल को नहीं मानते हैं।
The Muslim demand for the creation of a Muslim India with India is therefore perfectly justified. अब क्या होता, भारत के अंदर ही एक मुस्लिम भारत की स्थापना के लिए मुसलमानों की तरफ से उठ रही मांग बिल्कुल सही है। ठीक है, उन्होंने कहा, क्या कहा कि हमें इंडिया के अंदर ही मुस्लिम भारत चाहिए, और उनकी जो मांग उठ रही है वो जस्टिफाइड है। उनकी जो मांग उठ रही है वो परफेक्टली जस्टिफाइड है। Then the Hindu thinks that separate electorates are contrary to the spirit of true nationalism, because he understands the word nation to mean a kind of universal amalgamation in which no communal entity ought to retain its private individuality. Such a state of things, however, does not exist. And आप कह सकते हैं कि दैट हिंदू सोचता है कि जो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स है वो कॉन्ट्रेरी टू द स्पिरिट ऑफ ट्रू नेशनलिज्म। ठीक है, वो मतलब एक सच्चे राष्ट्रवादी की भावना के कॉन्ट्रेरी है, अगेंस्ट है। ठीक है, हिंदू ये सोचता है, और क्योंकि वो मानता है कि नेशनल शब्द का अर्थ है कि एक ऐसे, मतलब क्योंकि वो मानता है कि नेशन का मीनिंग है एक यूनिवर्सल एमलगमेशन। नेशन का मीनिंग क्या है? एक यूनिवर्सल एमलगमेशन से है जिसमें किसी भी कम्युनल एंटिटी को अपनी प्राइवेट इंडिविजुअलिटी का अधिकार नहीं हो सकता, जिसमें किसी भी कम्युनल एंटिटी को अपनी प्राइवेट अधिकार, मतलब प्राइवेटली इंडिविजुअलिटी का अधिकार नहीं हो सकता है। और सच ए स्टेट ऑफ थिंग्स हाउएवर डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ऐसी कुछ चीज़ एग्जिस्ट नहीं होती हमारे ट्रू नेशनलिज्म में कि हम अलग से इलेक्ट्रोड्स करें, अलग इंडिया बनाएं। इंडिया इज अ लैंड, इंडिया लैंड है रेसिशियल और रिलीजियस वैरायटी का। इंडिया एक ऐसा लैंड है जहाँ पे आप रेसिशियल मतलब कई कलर के लोग रहते हैं, रिलीजियस वैरायटी के लोग यहाँ पे रहते हैं। Add to this the general economic inferiority of the Muslims. इसी से आप यह तथ्य भी जोड़ दीजिए कि मुसलमान आर्थिक रूप से सामान्यतः कमज़ोर हैं। इसी तरह आप ये इकोनॉमिक इन्फिनिटी, मतलब कि आप ये तथ्य जोड़ सकते हैं कि मुसलमान इकोनॉमिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं। देयर एनॉर्मस डेप्थ स्पेशली इन द पंजाब and their insufficient majority in some of the provinces are at present constituted, and you will begin to see clearly the meaning of our anxiety to retain separate electorates. उन पर मुसलमान बहुत इकोनॉमिक रूप से कमज़ोर है, उन पर भारी कर्जे हैं, और ख़ास तौर से पंजाब और अदर प्रोविनेंसेस में भी उनके जो नंबर्स हैं वो कम है। अदर प्रोविनेंसेस में भी जो उनके नंबर्स हैं वो कम है। एंड इसके बाद आप देखेंगे कि जो सेपरेट इलेक्ट्रोड को बनाए रखने की हमारी बेचैनी का अर्थ क्या है। इसके बाद आप क्लियरली आपको समझ में आएगा हमारी एंजाइटी क्या है कि हम रिटेन करें सेपरेट इलेक्ट्रोड्स को। हमारी एंजाइटी क्या है कि हम रिटेन करें सेपरेट इलेक्ट्रोड्स को। आज